डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें करेंगे वो है हमारा वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है कि अगर कोई भी बॉडी आपकी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है तो उसको मूव कराने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें पता है क्योंकि दोनों फोर्सेस के जब भी हम एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इसका मतलब कि हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो कोई ना कोई वर्क डन भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हम करेंगे आज के टॉपिक में, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, वी नो दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हमेशा जो दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको वो अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, हैंस वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो अगर हमें एक बॉडी के सरफेस पे दूसरी बॉडी को मूव कराना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से कोई ना कोई वर्क डन आपका होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो it is clear from the figure on a level track the weight mg of the body is balanced by the normal reaction। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मान लो ये है आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो इसका वेट होगा वो mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा आपका। ठीक है, और ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन r होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में r इज इक्वल टू mg होगा, और अगर हमें बॉडी को मूव कराना है तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका फोर्स है, मान लो आप कितना लगा रहे हो, F फोर्स लगा रहे हो, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये है आपका, इस कंडीशन में ये जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो इस एक्सटर्नल फोर्स लगाने से वो बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करती है? वो बॉडी आपका s डिस्टेंस जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ में दिखाया गया था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर यहाँ पे देखें तो r की वैल्यू किसके बराबर है? r इज इक्वल टू mg। ठीक है, और जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है वो आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स सपोज द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस कैपिटल S। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपने फोर्स लगाया है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगाया है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हम वर्क डन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो R है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, और जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अंडर द अप्लाइड फोर्स? ये s डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करता है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन की वैल्यू होती है, वर्क डन को हम कौन से सिंबल से लिखते हैं? वर्क डन जो होता है वो आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो आपका फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा इनटू S, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका म्यू इनटू R के बराबर होता है इनटू S, और R जो है वो किसके बराबर है? R इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन की वैल्यू बनेगी वो आएगी आपकी, म्यू के जगह हम यहाँ पे आएगी आपकी म्यू RS था। ठीक है, तो म्यू RS, तो म्यू हो गया, ये R की वैल्यू हो गई आगे आपकी mg इंटू S। तो ये आएगा आपका वर्क डन। अगर हमें किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी भी बॉडी को मूव करना है तो उसको मूव कराने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा आपका म्यू mg इंटू S। तो ये हमने निकाला है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस की। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी को मूव करते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास W इज इक्वल टू म्यू mg इंटू S। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें बॉडी का मास पता है, ठीक है, और बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो पता है, ठीक है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, तो हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो वर्क डन है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ये वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है,
मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, और कितना डिस्टेंस आपने मूव किया है उस पे ये डिपेंड करता है। मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। इसमें नेक्स्ट है फिर आपका जो फ्रिक्शन होता है दैट इज़ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें जो वर्क डन है वो पाथ के डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर कोई भी जो फोर्स है अगर वो वर्क डन करता है और वो वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, अगर कोई भी फोर्स जो वर्क करता है और वो अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब वो कैसा फोर्स होता है, वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी जो है आपका पाथ पे डिपेंड करता है और इसीलिए ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी कंजर्व नहीं होती। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो इसमें कांस्टेंट नहीं होती, और कुछ पार्ट जो है एनर्जी का वो आपका हमेशा हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। और बाकी के फोर्स ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होते हैं वो आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो फोर्सेस हैं वो आपके कंजर्वेटिव है, लेकिन जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज के वीडियो में। तो इसमें हमें निकालना है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। अभी तो हमने निकाला कि कोई भी बॉडी अगर आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव कराने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमने निकाला म्यू mg इंटू एस। अब हमें निकालना है कि अगर हमें इसी बॉडी को रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जो है हमें मूव कराना है, अप, यहाँ पे हमें बॉडी को अप मूव कराना है, इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराना है, तो हमें कितना वर्क डन जो है करना पड़ेगा। तो सेम जैसे लास्ट आर्टिकल में हमने निकाला W जो होगा वो आपका F इंटू एस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी कि अगर किसी भी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे अप ले जाने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोर्स निकालना पड़ेगा कि कोई भी बॉडी अगर आपकी ऊपर जा रही है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना फोर्स आपका लग रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले आर्टिकल में किया है। तो ये जो है आपकी बॉडी है। ठीक है, तो इसका जो इसका जो वेट होगा mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है r, नॉर्मल टू द रिएक्शन। तो वेट को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका mg cos थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया आपका mg sin थीटा। अब हमें बॉडी को, वैसे ये बॉडी आपकी mg sin थीटा वाले फोर्स की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको इसे अप लेके जाना है, आपको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाना पड़ेगा, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस एक्सटर्नल फोर्स F के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में आपका mg sin थीटा है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। तो जो टोटल फोर्स होगा वो किसके बराबर है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स हमारा इसमें निकला, टोटल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F, और फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका म्यू इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि अगर कोई भी बॉडी आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपके पास mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F, ये फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो यानी कि अगर हम वर्क डन निकालें इसको फिर हम S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली। फोर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है आपकी, वर्टिकल कंपोनेंट आपका वेट का mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F। तो फ्रिक्शनल फोर्स F जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपका म्यू r के बराबर होता है, और हमें पता है r की वैल्यू किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स आएगा आपका mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो इसमें से अगर हम mg को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा।
ठीक है, तो यहाँ से निकल गया हमारे पास। तो जो आपका वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू mg को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। तो ये वर्क डन हमने लास्ट वाले आर्टिकल में भी निकाला था कि किसी भी बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है उस पे ऊपर ले जाने के लिए या अप ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमने पिछले आर्टिकल में भी निकाला है। अब हमने सिर्फ वर्क डन निकालने के लिए क्या किया है, उसको एस के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपका वर्क डन हो गया कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हमें उसको ऊपर ले जाना है तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि अगर हमें उसको इन रफ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाना चाहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, म्यू एम जी इंटू एस। लेकिन अगर हम उसको इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, इन ए मूविंग बॉडी अंडर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इन ए मूविंग बॉडी अंडर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्क हैज़ टू बी डन ओनली अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट ऑफ द बॉडी। However, in moving a body inclined plane, work has to be done against friction as well as component of weight along the inclined plane। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहे हैं ये कि अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो जो हमारा वर्क जो है वो हमें किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है, ओनली अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्क डन की वैल्यू हमने निकाली म्यू एम जी इंटू एस, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग अगर किसी बॉडी को मूव कराना है तो जो वर्क डन है वो हमें किसके अगेंस्ट लगाना पड़ता है, सिर्फ हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो है हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो हमारा वर्क डन है वो हमें किसके लिए करना पड़ेगा, फोर्स जो है वो हमें किस लिए लगाना पड़ेगा, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही उसके अगेंस्ट ही हमें जो है वो लगाना पड़ेगा फोर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपका ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो इसमें हमने निकाला था कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इसमें आपका वर्क डन है वो सिर्फ किसके अगेंस्ट होता है, वो सिर्फ आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही होता है। जो वर्क डन है या जो फोर्स है या जो आपका वर्क डन है वो सिर्फ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी बॉडी को आपके इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वही बॉडी आपकी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर बॉडी आपकी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है तो हमें जो है यहाँ पे जो मान लो आपका आर जो था वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा था, आपका आर जो है वो आपका एम जी कॉस अल्फ़ा के द्वारा बैलेंस हो रहा है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फ़ा के द्वारा बैलेंस हो रहा है। और यहाँ पे जो आपका एम जी साइन अल्फ़ा है वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, आपका एम जी साइन अल्फ़ा, ये जो फोर्स है, और यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है आपके वर्क डन को, ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स एफ है, ठीक है, तो ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है ये सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं कर रहा बल्कि ये जो वेट का वर्टिकल कंपोनेंट है इसको भी ओवरकम कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर कोई भी बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करती है तो जो वर्क डन है वो हमें अगेंस्ट केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करा रहे हैं तो जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो ना केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है बल्कि वो वेट के वर्टिकल कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों केस में जो आपका फोर्स वर्क डन की वैल्यू होगी वो आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा या जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो सिर्फ आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा आसानी से कि ये आपका जो अप्लाइड फोर्स है और यहाँ पे केवल आपका एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होता है, इसी को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो फोर्स आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है अगेंस्ट, और तो जो वर्क डन है वो भी आपको इसी के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी आपकी इंक्लाइंड सरफेस पे जा रही है तो यहाँ पे आपका जो मान लो ये आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो ये जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे, दूसरा कंपोनेंट आपका एम जी इंटू साइन अल्फ़ा। तो जो टोटल फोर्स है
वो केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं करता बल्कि वो वेट के वर्टिकल कंपोनेंट को भी ओवरकम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट था इन मूविंग ए बॉडी ऑफ ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि अगर आप रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहे हो तो जो वर्क है वो सिर्फ आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ बॉडी को मूव करा रहे हो तो जो वर्क है वो ना केवल आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ेगा बल्कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट के अलोंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो इसमें हमने देखा कि अगर आपका कोई भी बॉडी आपको मूव करानी है इंक्लाइन प्लेन पे, बॉडी को अप मूव कराना है आपको इंक्लाइन प्लेन पे, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हमने देखा। और इसके बाद फिर इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें ये न्यूमेरिकल है आपका सैम्पल प्रॉब्लम 1। A cricket ball is rolled on ice with a velocity of 5.6 meter per second and comes to rest after traveling 8 meter. Find the coefficient of friction. ठीक है, यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल है जो कि आपकी आइस पे रोल कर रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है आपकी जो कि आपकी आइस पे रोल कर रही है और कितनी वेलोसिटी से रोल कर रही है वो आपकी 5.6 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट, और वो आपकी रेस्ट में आ जाती है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके, आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर, 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो आपकी रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये आपकी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है और ये बॉल की फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5.6 मीटर पर सेकंड है, फिर वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो जो इसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी यू जो होगी वो है आपकी 5.6 मीटर पर सेकंड, और फिर वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 मीटर पर सेकंड होगी। और इसमें डिस्टेंस कितना दिया गया है, एस की जो वैल्यू है वो आपकी, तो यहाँ पे फिर आपकी हम निकाल लेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हमें जो v की वैल्यू है वो हमारी 0 है। ठीक है, u की वैल्यू जो है हमारे पास 5.6 है और s की वैल्यू जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें 8 मीटर गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका u की जगह 5.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s की जगह हो जाएगा आपका 8 मीटर। तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हम हमारी जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकलेगी वो आएगी आपकी -1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड जो आएगा इसका 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे निकालनी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका किसके बराबर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए फिर आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एफ़ की जगह हम क्या पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और म्यू और आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, एम इंटू जी। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो क्योंकि इसमें क्या पूछा गया आपसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और फोर्स की जो वैल्यू है वो एम ए होती है, और म्यू एज इट इज़ हमने ले लिया, और जो आर की वैल्यू है वो आपकी एम जी के बराबर होती है। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, ए बराबर म्यू इंटू जी। तो ये बचेगा आपके पास ए बराबर म्यू इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके म्यू की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ए बाय जी। तो ए की वैल्यू अभी हमने निकाली मैग्नीट्यूड वाइज 1.96 और जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 होती है। तो दोनों को सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी
या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, म्यू इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, क्योंकि जो म्यू होता है ये आपका यूनिट लेस होता है। ठीक है, म्यू जो होता है ये आपका यूनिट लेस होता है, क्योंकि हमने देखा था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ बाय आर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जिसमें हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलेरेशन निकाला, और एक्सेलेरेशन के बाद हमने म्यू की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। इसके बाद है आपका सैम्पल प्रॉब्लम सेकंड है ये, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन। आपको जो है एक इंजन की पावर निकालनी है, विच कैन जस्ट पुल ए ट्रेन ऑफ मास 500 क्विंटल अप एन इंक्लाइन 1/50 at the rate of 54 km/h. The resistance due to friction is 0.89 per quintal and take G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या निकालना है, कोई एक हमें इंजन दिया गया है, उसकी पावर को जो है हमें फाइंड आउट करना है, पावर निकालना है हमें। तो जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है, W/T के बराबर। तो हमें ये निकालना है कि जो इंजन की पावर होती है वो W/T के बराबर होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज द पावर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इंजन है ये आपकी एक ट्रेन को खींच रहा है, और उस ट्रेन का जो मास है वो कितना दिया गया आपको, 5000 क्विंटल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेन का मास है वो कितना दिया गया है आपको, 5000। तो क्विंटल जो होता है वो 10⁵ के बराबर होता है, नहीं 10⁵ के बराबर होता है। तो एक क्विंटल में आपके कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁵ किलोग्राम। तो जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10⁵2 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 10⁵5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 × 10⁵5 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो मास की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये 5000 क्विंटल है, तो क्विंटल को हमने किलोग्राम में कर दिया, तो एक क्विंटल में फिर आपके 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। तो इसमें जो मास की वैल्यू आएगी उसको हमने किलोग्राम में लिख लिया, ये आएगी आपकी 5 × 10⁵5 किलोग्राम। तो मास हमें मिल गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी ट्रेन है वो इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, और इंक्लाइंड प्लेन में और कितना यहाँ पे दिया गया है, 1/50। तो 1/50 का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको जो है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/50। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है 1/50 का मतलब कि यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कि जो आपका साइन थीटा होगा दैट इज इक्वल टू 1/50 के बराबर होगा साइन थीटा। इसके बाद फिर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 54 km/h। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 54 को अगर आप 5/18 के साथ मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप इसको 5/18 से करते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली। ठीक है, तो पावर निकालनी है हमें, पावर के लिए W/T होता है। तो जो मास है क्विंटल में दिया गया है, इसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो इसका मास हमारा आ गया 5 × 10⁵5 किलोग्राम। साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/50, और जो वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में हमने निकाली 15 मीटर पर सेकंड। अब इसमें दिया गया है कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है एयर की वजह से जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.8 न्यूटन पर क्विंटल। यानी कि एक क्विंटल पे वो कितना रेजिस्टेंस लगाती है, जो आपकी फ्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस लग रहा है एक क्विंटल पे लग रहा है 0.8 न्यूटन। ठीक है, तो एक क्विंटल पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, आपका 0.8 न्यूटन के बराबर है। तो हमारे पास कितने क्विंटल है, हमारे पास जो ट्रेन है वो कितने क्विंटल की है, 5000 क्विंटल की है। तो 5000 क्विंटल पे कितना लगेगा, वो 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.8 × 5000। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 4000 न्यूटन। तो यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, आपका 4000 न्यूटन लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 4000 न्यूटन के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है एक क्विंटल पे 0.8 न्यूटन का लग रहा है। तो हमारे पास जो ट्रेन का इंजन है जो है वो 5000 क्विंटल का है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, 4000 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक क्विंटल पे
0.8 का है तो 5000 क्विंटल दे और 5000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर इसमें आएगा आपका 4000 न्यूटन। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पावर निकालनी है। तो पावर के लिए हमें पता है कि वो W/T के बराबर होता है। और अभी हमने निकाला कि इंक्लाइंड प्लेन में अगर हमें ऊपर की तरफ किसी भी बॉडी को मूव कराना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि कोई भी आपका ये आपका है इंक्लाइंड प्लेन में, अगर हम इसको मूव कराना है ऊपर की तरफ तो दो फोर्स इसके इधर लग रहे हैं। एक तो जो है ये mg साइन अल्फ़ा लग रहा है, mg साइन थीटा लग रहा है, और एक जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो दो फोर्स आपके लग रहे हैं, mg साइन थीटा वाला और फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल लिया, तो यानी कि जो F होगा टोटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लो। तो ये जो आपका वर्क डन होगा ये किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो जो आपकी वर्क डन हमने तो फोर्स हमारा आया, फोर्स को हमने लिखा यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया आपके पास F। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो जब हम वर्क डन निकालेंगे तो इस चीज़ को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें पावर निकालनी है तो पावर निकालने के लिए P बराबर किसकी हो जाएगा, P बराबर W/T। तो यानी कि इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, T से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी पावर बनेगी, आपकी जो पावर निकल के आएगी वो किसके बराबर आएगी, पावर विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस F इंटू V। ठीक है, तो जो आपकी पावर आएगी दैट विल बी mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू V। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। m की वैल्यू हमें पता है, ट्रेन का मास, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री होती है, जो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और इसमें फिर फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो भी हमने निकाली, 4000 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू से जो कैलकुलेट करके आपकी जो पावर आएगी यहाँ पे तो वो पावर आपकी कितनी आएगी, 1530 किलोवाट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन गिवन था। इसमें हमें गिवन था कि कोई भी जो ट्रेन है वो आपकी कोई भी जो इंजन है वो ट्रेन को खींच रहा है और उसका जो वेट है वो हमें 5000 क्विंटल का दिया गया है और वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जा रहा है और जिसका एंगल जो है थीटा की साइन थीटा की वैल्यू 1/50 दी गई है और वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। फिर हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला कि अगर 1 क्विंटल पे 0.8 न्यूटन का फ्रिक्शन लगता है तो 5000 क्विंटल पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, वो 4000 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे हमने वर्क डन निकाला, फोर्स इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, और जो पावर निकाला वो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि उसको T से डिवाइड करके। तो ये हमने निकाला यहाँ पे। तो हमारी जो पावर आएगी वो 1530 किलोवाट आएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने किया कि अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन से कोई भी बॉडी आपकी नीचे जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने इसमें किए हैं। तो सारा पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।